आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की, एक ऐसी अग्नि परीक्षा की, जहां युद्ध तो कहीं और हो रहा था, पर उसकी आग की तपिश, उसकी कीमत भारत चुका रहा था। तो सवाल यही है कि हजारों मील दूर छिड़ा एक युद्ध 1.4 अरब लोगों के देश को इतने बड़े संकट में कैसे धकेल सकता है। चलिए इसे समझते हैं। और ये कहानी देखिए सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये इस बात की है कि आज की दुनिया एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है, कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया में आग फैला सकती है। ये जो नक्शे पर आप देख रहे हैं ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखने में तो बस पानी का एक संकरा सा रास्ता है, पर असल में ये दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रूट्स में से एक है। आप इसे ग्लोबल एनर्जी ट्रेड की एक धमनी समझ सकते हैं, और भारत के लिए तो ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं। तो जाहिर है जब ये रास्ता बंद होता है ना, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कनें थमसी जाती हैं। तो हुआ ये कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा था वो एक बड़े युद्ध में तब्दील हो गया। और इसके जवाब में ईरान ने इसी रास्ते को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, और बस यहीं से भारत के लिए मुश्किलों का एक नया दौर शुरू हो गया। अब देखिए, जब भी कोई ऐसा बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट आता है ना, तो उसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर पड़ता है आम लोगों पर। तो भारत सरकार के लिए उस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता थी अपने उन नागरिकों की सुरक्षा जो उस क्षेत्र में फंसे हुए थे। 5,945 ये वो संख्या है। इतने भारतीय नागरिकों को मिडिल ईस्ट के उन संघर्ष वाले इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए, ये 5,945 परिवारों के लिए राहत की सांस थी। ये दिखाता है कि सरकार के लिए ऑपरेशन कितना बड़ा और कितना जरूरी था। और सरकार ने एक्शन लेने में बिल्कुल भी देर नहीं की। ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन सिंधु जैसे बड़े अभियान चलाए गए। इन ऑपरेशंस के जरिए युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को स्पेशल फ्लाइट से घर वापस लाया गया। ये एक साफ संदेश था कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भारत अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। तो एक तरफ तो अपने लोगों को सुरक्षित घर लाने की चुनौती थी, लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, और वो थी आर्थिक चुनौती। एक ऐसी चुनौती जिसने सचमुच भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। ये आंकड़े देखिए, ये असल में हमारी निर्भरता की पूरी कहानी बताते हैं। भारत अपने इस्तेमाल का 60% से भी ज्यादा कच्चा तेल, सोचिए 60% से ज्यादा, मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। तो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो ये ऐसा था मानो किसी ने हमारी एनर्जी की मेन सप्लाई लाइन ही काट दी हो। और इसका असर वो फॉरेन बाजार में दिखा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें जो $80 प्रति बैरल के आसपास थीं, वो रॉकेट की तरह ऊपर गईं और कुछ ही हफ्तों में $100 के पार चली गईं। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये $120 तक पहुंच गई थी। ये हमारी इकोनॉमी पर एक सीधा और बहुत जोरदार हमला था। ये जो इंटरनेशनल लेवल पर आग लगी थी ना, उसकी तपिश बहुत जल्दी भारत के हर घर, हर किचन और हर फैक्ट्री तक पहुंच गई। इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइनों तक सीमित नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है ना, उसका 90% इम्पोर्ट, 90% उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। तो जैसे ही वो रास्ता बंद हुआ, देश भर में रसोई गैस का एक ऐसा संकट खड़ा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संकट कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग ब्लैक मार्केट में 4-4 हजार रुपए देने को मजबूर थे। 4,000 रुपए। जाहिर है ये आम इंसान की पहुंच से कोसों दूर था, और इसने पूरे देश में एक पैनिक का माहौल बना दिया। और इस पैनिक का असर आपको हर जगह दिख रहा था। सड़कों पे एलपीजी की कमी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे। पेट्रोल पंप हो या गैस एजेंसियां, हर जगह मीलों लंबी लाइनें थीं। हालत इतनी बिगड़ गई कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को वापस लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा था। गुजरात में तो 400 से ज्यादा सेरेमिक फैक्ट्रियों को अपना प्रोडक्शन ही रोकना पड़ गया। और हाँ, एक और बात हुई, इंडक्शन स्टोव की बिक्री अचानक 30 गुना बढ़ गई। ये एक लाइन उस दौर की पूरी सच्चाई को बयां कर देती है। जिस युद्ध की शुरुआत भारत ने नहीं की, उसका बिल अब उसे चुकाना पड़ रहा था। सोचिए, ये एक ऐसा संघर्ष था जिससे भारत का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसकी सबसे भारी आर्थिक कीमत शायद हम ही चुका रहे थे।
लेकिन ऐसा भी नहीं था कि भारत हाथ पे हाथ धरे बैठा था और ये सब देख रहा था। बिल्कुल नहीं। इस संकट से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई गई। मतलब इसमें डिप्लोमेसी भी थी और मिलिट्री एक्शन भी। ये एक बहुत ही महीन बैलेंसिंग एक्ट था, एक तरह की कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा। एक तरफ ईरान से लगातार बातचीत जारी रखी गई ताकि हमारे एनर्जी टैंकरों को सुरक्षित रास्ता मिल सके, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को भी संभालना था, जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी। तो ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी। और भारत की ये जो पूरी अप्रोच है वो एक खास सिद्धांत पर आधारित है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या सामरिक स्वायत्तता। आसान भाषा में इसका मतलब है अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखना, किसी एक पावर ब्लॉक के साथ बंद कर नहीं रहना, बल्कि सबके साथ बातचीत के रास्ते खुले रखना ताकि फैसले लेने की पूरी आज़ादी हमारे पास हो। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। याद कीजिए, रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी तमाम पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और साथ ही अमेरिका से भी अपने रिश्ते मजबूत किए। तो यहाँ भी उसी तरह के संतुलन को साधने की कोशिश की जा रही थी। तो मतलब डिप्लोमेसी तो चल ही रही थी, लेकिन भारत सिर्फ बातचीत के भरोसे नहीं बैठा था। अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम भी उठाए गए। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इस मिशन के तहत हमारे नेवी के जहाज खुद हमारे एनर्जी वेसल्स को, हमारे टैंकरों को उस खतरनाक इलाके से एस्कॉर्ट करके सुरक्षित बाहर ला रहे थे। और ये सब हमें आज इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सच में मुमकिन है? क्या कोई देश सच में पूरी तरह आज़ाद रह सकता है जब हजारों मील दूर हो रहा एक युद्ध उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को ठप करने की ताकत रखता हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।